नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए कक्षा 7 का इतिहास। तो कक्षा 7 के इतिहास में आज अध्याय 2 है। अध्याय 2 का नाम है राजा और उनके राज्य। तो आइए मित्रों, इस अध्याय में सबसे पहले देखते हैं नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजाओं का उदय हुआ, जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, चोल वंश और चौहान वंश। तो मित्रों, 7वीं शताब्दी के बाद कई राजाओं का उदय होता है, जैसे गुर्जर प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था, पाल वंश था, चोल वंश था और चौहान वंश था। 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। बड़े भूस्वामियों और योद्धा सरदार को राजा लोग प्रायः अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। सामंतों से उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। तो मित्रों, जो राजा के सामंत होते थे, राजा उनसे उम्मीद करता था कि वह हमारे दरबार में आए, उपहार लाए हमारे लिए और हमें सेना सहायता प्रदान करे। अधिक सत्ता संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। सामंत कभी कभी अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। राष्ट्रकूट शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य के राजाओं के अधीन थे। तो मित्रों, जो राष्ट्रकूट शासक थे वह कर्नाटक के चालुक्य के राजाओं के शुरुआत में अधीन थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। तो मित्रों, 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक था जिसका नाम था दंती दुर्ग। उसने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर देता है। दंती दुर्ग ने चालुक्य स्वामी को हराया और हिरण्यगर्भ अर्थात सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। तो मित्रों, जो दंती दुर्ग था वह अपने स्वामी अर्थात राजा को ही हरा देता है और हिरण्यगर्भ अर्थात सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान करता है। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसके याजक जन्म क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। तो मित्रों, जो सामंत होते थे यदि हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करा देते हैं ब्राह्मणों की सहायता से, तो अगर वह क्षत्रिय में नहीं पैदा हुआ है तो इसे मान लिया जाता था कि यह क्षत्रिय के रूप में पैदा हो गया है। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कम मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपनी परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए। तो मित्रों, मिसाल के तौर पर यह देखा जाता है कि जो मयूर शर्मण था और गुर्जर प्रतिहार के हरिश्चंद्र, ये दोनों थे ब्राह्मण जिन्होंने अपनी परंपरागत पेशे को छोड़ देते हैं और शस्त्र को अपना लेते हैं। तो जो मयूर शर्मण था वो कर्नाटक में और हरिश्चंद्र जो था वह राजस्थान में अपने राज्य को स्थापित किए। अब देखते हैं मित्रों कि राज्यों में प्रशासन कैसे होता था। इन नए राजाओं में से कई राजाओं ने महाधिराज अर्थात राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती अर्थात 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की भारी भरकम उपाधियां धारण की। तो मित्रों, जो ये नए राजा थे ये राजाओं ने महाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती जैसे भारी भरकम उपाधियां धारण करते थे। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद भी वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी हिस्सों को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। यह संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिन्हें लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों की प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राज्य वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। अब देखते हैं मित्रों,
400 कर के बारे में। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। तो मित्रों, जो तमिलनाडु में चोल वंश के अभिलेख हैं, इसमें करों के बारे में 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर वेट्टी था। वेट्टी कर जबरन लिया जाने वाला कर था, यानी जबरन श्रम और कदमाई भू राजस्व थे। तो मित्रों, वेट्टी जो था वो जबरन लिया जाने वाला कर था, यानी वह जबरन श्रम और कदमाई भू राजस्व होते थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि आज सभी का उल्लेख मिलता है। तो अब देखते हैं मित्रों प्रशस्तियां और भूमि अनुदान के बारे में। प्रशस्तियों में ऐसा ब्यौरा होता है जो सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसे दर्शाना चाहते थे। तो मित्रों, जो प्रशस्तियां होती हैं वो बिल्कुल सत्य नहीं मानी जाती हैं, लेकिन प्रशस्तियों से हमें ये ज्ञान मिलता है कि जो उस समय के शासक थे अपने आप को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के तौर पर देख सकते हैं सूरवीर विजय योद्धा के रूप में, यानी जो राजा होते थे वो अपने आप को सूरवीर और विजय योद्धा के रूप में दर्शाना चाहते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। अब देखते हैं मित्रों नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो मित्रों, ग्वालियर से एक प्रशस्ति मिली है जो संस्कृत में लिखी गई है। इसमें प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। तो आइए उनके कामों के वर्णन का देखते हैं। आंध्र, सेंधो अर्थात सिंध, विदर्भ अर्थात महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग अर्थात उड़ीसा के राजा उनके आगे धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। तो मित्रों, जो आंध्र थे, सेंधो थे और विदर्भ और कलिंग के जो राजा थे, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है कि वह नागभट्ट के आगे धराशायी हो गए जब नागभट्ट राजकुमार थे। नागभट्ट ने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। नागभट्ट ने बंग अर्थात बंगाल का हिस्सा, अनर्थ अर्थात गुजरात का हिस्सा, मालवा अर्थात मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात अर्थात बनवासी, तुरुस्क अर्थात तुर्क, वत्स और मत्स्य ये दोनों उत्तर भारत के राज्य थे, राजाओं को भी पराजित किया। 12वीं शताब्दी में बृहद संस्कृत काव्य की रचना की गई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्लण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। तो मित्रों, 12वीं शताब्दी में कल्लण ने एक संस्कृत में काव्य की रचना की जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का वर्णन मिलता है। कल्लण ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शी के वर्णन, पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। तो मित्रों, जो यह कल्लण ने काव्य की रचना की है इसमें शिलालेख, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शी के वर्णन और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल इसमें किया है। इसमें कल्लण ने शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचना की है। तो मित्रों, इसमें कल्लण ने जो शासक थे उस समय और उनकी नीतियों के बारे में आलोचना की है, जबकि इसके पहले जो राजा थे और जो लेखक थे वो राजाओं की ज़्यादातर से प्रशंसा की है, लेकिन कल्लण ने राजाओं और उनकी नीतियों का आलोचना किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, धन के लिए युद्ध। गंगा घाटी में कन्नौज नगर स्थित था। तो मित्रों, ध्यान में रखेंगे कि जो कन्नौज नगर था वह गंगा घाटी में स्थित था। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे, इसलिए इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा है। तो मित्रों, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासकों ने सदियों तक कन्नौज पर शासन करने के लिए आपस में लड़ते रहे, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपना सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। तो मित्रों, जो इस समय के जो ये शासक थे ये बड़े मंदिरों का निर्माण करवाए और अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का भी प्रयास किए। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार हमला किया, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद गजनवी ने जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली
राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। तो मित्रों, जो अफगानिस्तान का महमूद गजनवी था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसने भी सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को लूट करके वह काफ़ी धन लेकर के जाता है मित्रों, और राजधानी गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च करता है। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। तो मित्रों, युद्ध करने वालों में दूसरे राजा भी थे जो चौहान वंश के नाम से जाने जाते थे। चौहान वंश दिल्ली और अजमेर के आसपास क्षेत्र पर शासन करते थे। तो मित्रों, ये ध्यान में रखेंगे। चौहानों ने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। उन्हें गुजरात की चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। तो मित्रों, जो चौहान वंश थे वो पश्चिम और पूर्व की ओर अपना नियंत्रण क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे, लेकिन जो गुजरात के चालुक्य थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों ने उन्हें टक्कर लेना पड़ा। चौहान शासक पृथ्वीराज जो तृतीय था, उन्होंने मोहम्मद गोरी को 1191 में हराया, लेकिन दूसरी साल 1192 में उसके हाथों हार गया। तो मित्रों, जो पृथ्वीराज चौहान थे वह मोहम्मद गोरी को 1191 में पराजित कर देते हैं, लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पुनः पराजित कर दिया। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, चोल राज्य के बारे में। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। तो मित्रों, जो कावेरी डेल्टा था उसी में मुट्टियार नाम से एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता हुआ करती थी। यह मुट्टियार जो सब परिवार के मुखिया थे वो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सामंत हुआ करते थे। उरैयार के चालुक्य वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा कर लिया। उसने वहां तंजौर शहर एवं निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। तो मित्रों, जो चालुक्य वंशी विजयालय थे वो 9वीं सदी में इन मुट्टियारों को हरा देते हैं और कावेरी डेल्टा पर अपना अधिकार कर लेते हैं और यहीं पर तंजौर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाए। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके तक राज्य का विस्तार बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनसे ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। तो मित्रों, जो राजराज प्रथम था वह चोल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। 985 में वह राजा बनता है और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार कर लिया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने जल सेना भी बनाई। अब देखते हैं मित्रों, चोल वंश के भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला के बारे में। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजौर और गंगाईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तो मित्रों, तंजौर का जो मंदिर है वह राजराज प्रथम ने बनवाया और राजेंद्र प्रथम ने गंगाईकोंड चोलपुरम के मंदिर को बनवाया। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। तो मित्रों, चोल वंश जो थे वो जो मंदिर बनवाए थे उस मंदिर के आसपास बस्तियों के केंद्र भी बन गए, क्योंकि उस मंदिर के आसपास सिल्क का उत्पादन भी होता था। तो जब सिल्क का उत्पादन होगा मित्रों, तो जाहिर सी बात है कारीगर आसपास ही रहना पसंद करेंगे। तो इसलिए वहाँ पर बस्तियों का भी विकास हो गया। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिरों के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। तो मित्रों, जो यह सिल्क उत्पादन था उससे जो भी पैसे मिलते थे उसका खर्च भी मंदिरों के आसपास जो रहने वाले काम करने वाले जो लोग थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक, इन्हीं पर खर्च किया जाता था। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के साधन नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। तो मित्रों, मंदिरों में ऐसा नहीं था कि केवल पूजा आराधना ही होती थी, वे आर्थिक दृष्टि से सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम।
तो मंदिरों में मित्रों वहाँ पे जो शिल्प हुआ करते थे उसमें कांस्य की प्रतिमाएं बनती थी, जो चोल काल की सबसे प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमाएं मानी जाती हैं। ज़्यादातर तो प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों को की भी बनाई गई थी। तो इसमें मित्रों जो कांस्य की प्रतिमाएं ज़्यादातर जो थी वो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन इसमें से कुछ प्रतिमाएं भी भक्तों की भी बनाई गई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं मित्रों, चोल साम्राज्य का प्रशासन। किसानों की बस्तियों को ऊर कहा जाता था, गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। तो मित्रों चोल काल में किसानों की जो बस्तियां होती थी उसको ऊर कहते थे और गांवों के समूह को नाडू कहते थे। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो मित्रों जो ग्राम परिषद हुआ करता था वो न्याय करता था और जो नाडू था वह कर वसूलता था। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदवेलन अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, अरैयार अर्थात प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। तो मित्रों जो कई भूस्वामी थे उनको चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदवेलन अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवाएं जो प्रदान करता था उसको मुवेंदवेलन कहा जाता था। अरैयार जो प्रधान होता था जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी दिए। अब देखते हैं मित्रों चोल अभिलेख में भूमि के जो प्रकार थे उसके बारे में। वेल नवगाई जो भूमि थी गैर ब्राह्मण किसान की ये भूमि कहलाती थी। ब्रह्मदेय भूमि जो होती थी वो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। साला भोग जो भूमि थी वह किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि थी। देवदान तिरुनमट्टकनी जो भूमि थी वह मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। पल्ली चंद्रम जो भूमि थी वह जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि थी। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में मंदिर के पत्थरों पर दर्ज किए गए हैं। तो मित्रों जो ब्रह्मदेव की देखरेख होती थी वह प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी और इनके निर्णय शिलालेख में मंदिर के पत्थरों पर लिखे गए हैं। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों की संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। तो सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। तो मित्रों उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें पता चलता है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा होता था। तो उसमें ये लिखा गया है कि सिंचाई का जो कामकाज होता था, बाग बगीचे होते थे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़कों को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो मित्रों जो सभा में समितियां होती थी उनमें सदस्य बनने के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और ये मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़कों को कह दिया जाता था कि एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था और निकाल करके वह देता था। अर्थात कह सकते हैं मित्रों कि लॉटरी जैसे इसका भी प्रयोग होता था। तो ये तो मित्रों थे कक्षा 7 का इतिहास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।